अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 3 लेप्यूटा के साथ हम आज अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू रीड आउट द क्रिटिकल समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 to chapter number 4. So let's begin. Part 3, Laputa, chapter 1. What does it say? It says that Gulliver stayed in England for 10 days only. As we know that Gulliver, after his 2 years adventure at Brobdingnag, came back to his home, and where he stayed only for 10 days. नेक्स्ट वॉयज शिप सर्जन टू द ईस्ट इंडीज़ इन अगस्त 1706। अब उसको ऑफ़र आई कि वो नेक्स्ट जो एक शिप जा रहा है ईस्ट इंडीज़ की तरफ, उस शिप का सर्जन के तौर पर ये उसमें ट्रैवल करे। सो ही कन्फर्म्ड। He was sent as in charge of a sailing vessel full of trading goods. अब जो गलिवर है, आफ्टर सम जर्नी, कुछ देर का सफ़र करने के बाद जब वहाँ पर आगे पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो शिप है एंकर्स डाल दिए हैं, और अब उन्होंने जो गलिवर है उसको भेजा है एज़ इन चार्ज कुछ लोगों के साथ। छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे सेलिंग शिप्स होते हैं, सेलिंग बोट्स होती हैं, जिसमें कि बहुत सारा जो ट्रेडिंग गुड्स थे, बहुत सारा तिजारत का सामान जो है वो उसमें रखा हुआ था, और उसका इंचार्ज बना कर, यानी कि समझ लीजिए कि ट्रेडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए गलिवर जा रहा है। अटैक्ड बाय पायरेट्स। अब जाहिर है कि अगर एक बोट जो है वो इतनी सारी ट्रेडिंग गुड्स के साथ भरी हुई जा रही है सी पर, तो डेफिनेटली पायरेट्स तो आएंगे। उन्होंने अटैक कर दिया। अब जब उन्होंने अटैक किया, गलिवर आस्क्ड फॉर मर्सी टू हिज मैन। उसने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसके जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा वो रहम खा लें। बट दे सेट हिम ऑन द सीन अ स्मॉल बोट विथ 4 days फूड सप्लाई। अब हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि जी वो, उन्होंने उसको बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ ये किया कि गलिवर को उठाया, उन्होंने एक छोटी सी बोट में डाला और उसके साथ उसको 4 दिन का खाना पीना भी दिया, और उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसको वहाँ से भेज दिया। अब वो अपनी जो बोट थी, जो उसमें जो सेलिंग वेसल थी, वो लेकर शिप से बहुत दूर आ चुके थे, और फिर उसके बाद पायरेट्स आए। अब ये थोड़ी में होगा कि पायरेट्स आए और ये वहाँ पर बैठे हुए थे कि और आकर हम पे अटैक कर लें। डेफिनेटली ये मूव किए होंगे, आगे गए होंगे, भागे होंगे शिप बोट में, और उसके बाद जब पायरेट्स ने इन पर अटैक किया, इनको पकड़ लिया होगा, तो उसके बाद ये बहुत दूर निकल आए होंगे शिप से। इसलिए जब अब जो गलिवर है वो जब अपनी स्मॉल बोट में बैठता है और वो वहाँ से निकलता है, तो वो अब कहीं जाना चाहता है, किसी लैंड पर जाना चाहता है। तो वही बात है, ये आपका जो जो स्विफ्ट का स्टाइल है वो बहुत अपेरेंट है इससे कि वो ख़ुद से जो है वो सारे के सारे जो असबाब है, जो उसके सोर्सेज हैं, वो ख़ुद से डेवलप करता है टू रीच गलिवर एट सम आइलैंड। तो अब क्या हुआ है, ही सॉ अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स एंड रश टू देम। उसने दूर से देखें कि कुछ आइलैंड्स हैं, इकट्ठे से एक क्लस्टर बना हुआ है उनका, और उसकी तरफ दौड़ के चला गया है। फिर जब वो वहाँ पहुँच गया है, ही फाउंड दैट इट वाज अ डेसोलेट लैंड। बहुत ही वीरान सा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अभी वो यही इस सारी ज़मीन का जायज़ा ले रहा था कि इतने में क्या हुआ, ये हमारे इन्वर्टेड कोमास में ये हमारा एक्सट्रैक्ट है जो हमने नावल से एग्जैक्टली लिया है। गलिवर डिस्कवर्स लेप्यूटा द फ्लाइंग आइलैंड। अब गलिवर को पता चला कि ये लेप्यूटा है। लेप्यूटा जो है वो कहते हैं फ्लाइंग आइलैंड को। तो गलिवर को वो वहाँ पर मिल गया। अब वो असल में वो किस तरह से था, वो एक ई फाउंड दैट अ बिग ऑब्जेक्ट वाज वॉन्डरिंग अमंग द रॉक्स। अब वो उसको असल में पता कैसे चला कि उसने देखा कि रॉक्स के ऊपर एक बड़ा सारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर उधर फिर रहा है, ट्रेवल कर रहा है स्पेस में। जैसा कि आपको अगर याद हो, आपने अपने फ़र्स्ट ईयर के जो प्लेस पढ़े थे उसमें जो सेकंड प्ले था विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसी किस्म के एक बड़े ऑब्जेक्ट का ज़िक्र होता है। लेकिन वो जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो तो एक स्पेस ट्रैवलिंग मशीन है। यहाँ पर वो बिग ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ लेप्यूटा।
आइलैंड है। इट वॉज एन आइलैंड इनहेबिटेड बाई मैन एंड इट्स मूवमेंट कुड बी कंट्रोल्ड बाई इट्स मैन। अब ये जो आइलैंड था लेप्यूटा जिसको उसने बताया, उसमें बहुत सारे लोग उसको नज़र आए और उसने ये भी फील किया कि वो जो लेप्यूटा था वो उड़ रहा था और वो फ्री फ्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि इट वॉज़ कंट्रोल्ड मूवमेंट, जो कुछ भी वो कर रहा था। यानी उसको ये फ़ील हुआ कि इसको जिस तरह लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी जो है वो अपनी मर्ज़ी से ड्राइवर चला रहा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से उसने ये फ़ील किया कि इस लेप्यूटा को, इस आइलैंड को भी, फ्लाइंग आइलैंड को भी वो लोग अपनी मर्ज़ी से चलाते थे, अपनी मर्ज़ी से रोक लेते थे और जितना चाहे ऊपर ले जाते थे, नीचे ले आते थे, ये सब कर रहे थे। द पीपल वर फिशिंग इन द सी फ्राम इट्स लोअर एज, और वहाँ के रहने वाले लोग ये नहीं कर रहे थे कि वो ज़मीन से बिल्कुल फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि जो उसका सबसे लोअर एज था, जो ज़मीन से करीब था, वहाँ से कुछ लोग बैठकर समंदर के अंदर फ़िशिंग भी कर रहे थे। गलिवर वेव टू गेट देयर अटेंशन। अब गलिवर ने जब देखा कि यहाँ पर ऊपर मेरे एक कितना बड़ा सा बिग ऑब्जेक्ट आ गया है और वहाँ पर लोग भी हैं, कुछ लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, तो उसने वेव किया ताकि वो उसकी तरफ देखें। सून दे गैदर, फिर उन्होंने अचानक देखा कि ये कौन आ गया। और ये तो हमें पता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइलैंड गलिवर जो है वो हमेशा ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट बना रहा है कि जिसको देखने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी आइलैंड हो। और यहाँ पर भी वो सब इकट्ठे हो गए हैं। एंड सम ऑफ देम टर्न बैक एज इफ़ टू सीक ऑर्डर्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी। और कुछ लोग वापस जब टर्न बैक किया उन्होंने, तो उससे गलिवर को ये फ़ील हुआ कि वो जो टर्न किया उन्होंने, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए परमिशन लेने के लिए गए हैं कि मेरे बारे में हायर अथॉरिटी का क्या ऑर्डर है। Officials appeared on the scene and started talking to Gulliver in some Italian-like language. Later drew Gulliver up to the island. अब उसके बाद जब वो हायर अथॉरिटी के पास गए होंगे, हायर अथॉरिटी से कुछ ऑफिशल्स आए हैं, उन्होंने आकर देखा है और झांका है, अच्छा ये गलिवर है, और उन्होंने गलिवर से बातें करना शुरू कर दी हैं। और दे वर स्पीकिंग सम इटालियन लाइक लैंग्वेज, जिसको गलिवर ने पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ज़माने में जैसे आपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को गिट पिट कहा जाता, तो बिल्कुल उसी तरह से जब वो बोल रहे थे तो गलिवर को लगा कि ये कोई इटालियन लैंग्वेज बोल रहे हैं शायद। उसके बाद उनको गलिवर से कोई ख़तरा नहीं लगा, फिर उन्होंने गलिवर को ऊपर उठा लिया आइलैंड के ऊपर। नाउ स्टार्ट्स चैप्टर नंबर 2. Chapter number 2 says that Gulliver as well as the inhabitants of Laputa were looking at each other surprisingly. अब जब उन्होंने उसको ऊपर उठा लिया, अब वो इधर से गलिवर को तुम देखो, इधर से गलिवर को हम देखें, और फिर इसी तरह से हुआ। गलिवर उनको देख रहा था और वो गलिवर को देख रहे थे और एक दूसरे को हैरान हो रहे थे। फाउंड दे वर मिसशेपन। अब ये गलिवर ने जो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं। उसने बताया कि वो जो लोग थे वो तो बड़े मिसशेपन थे। अब वो किस तरह से मिसशेपन थे, इनके चेहरे बिगड़े हुए थे। वो किस तरह से बिगड़े हुए थे? देयर हेड्स वर इंक्लाइंड एट एन एंगल। उनके जो हेड्स थे वो एक एंगल के ऊपर मुड़े हुए थे, यानी टर्न किए हुए थे, सीधे हमारी तरह, यानी ह्यूमन बींग्स जो ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स हैं उसकी तरह से नहीं थे, बल्कि हेड्स जो थे वो एक साइड पर एंगल पर, किसी वो एंगल 30 का भी हो सकता है, वो 60 का भी हो सकता है, यानी वो 90 के अलावा दूसरे एंगल्स पर इंक्लाइंड थे। वन आई टर्न इनवर्ड्स एंड अदर अपवर्ड्स। अगर आप इसको सोचें तो आपको ये जो आपकी इंग्लिश हॉरर मूवीज़ हैं उनका एक कैरेक्टर सामने आ जाएगा, वो जो एक गोस्ट उन्होंने बनाया होता है और उसको भी उन्होंने कुछ इसी किस्म का मिसशेपन सा बनाया होता है, एक आँख अंदर को है, एक आँख ऊपर को है, और अजीब सा खौफनाक सा वो एक। अब सोचिए कि गलिवर इज़ फेसिंग ऑल दिस सीन, ये सीन जो जितने भी उसमें लोग थे उन सबको फेस किया उसने। मिसएंथ्रोपी स्टार्टेड हियर इन दिस आइलैंड। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि जो हमने मिसएंथ्रोपी की बात की थी इन द वेरी बिगनिंग व्हेन वी स्टार्टेड विद गलिवर्स ट्रेवल्स, जब हमने स्विफ्ट की बात की थी तो हमने कहा था कि स्विफ्ट के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है दैट ही इज़ मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिसएंथ्रोपिस्ट हमने बात की थी कि वो जो हुलिया बिगाड़ देता है, चीज़ों को बिगाड़ देता है, उनको मस्ख कर देता है, हमने इस तरह की बात की थी।
तो आप यहाँ देख लीजिए कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमने सबसे पहले देखे कि ह्यूमन बींग्स बहुत छोटे थे। उसके बाद हम वो उस वक्त छोटे थे कि लेवल जो था वो ऐसा था कि हम देख नहीं सक रहे थे कि उनके अंदर क्या है। हमें सिर्फ़ उनकी बातें सुनाई दे रही थीं, जिसमें हमें बहुत सारे उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े ही माइन्यूट से और बड़े ही मतलब ऑर्डिनरी से मैटर्स थे, जिनके ऊपर वो लोग अपनी कमेटीज़ बना रहे थे, जिसके ऊपर वो अपनी मीटिंग्स कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें सिर्फ वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी, हमें रॉब डिग्नेक में यानी जो इसका आइलैंड 2 था, उसमें हमें वो लोग हाईलाइट हो गए। उनको माइक्रोस्कोप से हमें दिखाकर इतना बड़ा कर दिया गया, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें दिखाकर इतना बड़ा कर दिया गया कि वो सारी जितनी भी उनके अंदर की वाइसेस थी और जो कुछ भी उनके अंदर था, वो सारी की सारी अपीयर हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब आप यूँ सोचिए कि उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप के पास कैमरा के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक होता है कि जिसमें आप एक ऑर्डिनरी पिक्चर लेते हैं, फिर उसमें आप एक लगा लेते हैं, उसका एंगल सेट करते हैं, उसका लेंस शिफ्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर नज़र आती है, सब कुछ नज़र आता है। मतलब क्लियर हो जाता है, आपकी आंखें प्रोमिनेंट हो गई, आपके बाल प्रोमिनेंट हो गए, बड़ी अच्छी सी फ़ोटो आ गई। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं न्यू टेक्निक की तरफ, जिसमें आपके पास आजकल वो बड़े अजीबो-गरीब सी चीज़ें आई हुई हैं कि आप अपने ऊपर कुत्ते बिल्लियों वाली वो सब लगा कर शेप्स, तो वो उसको तो व्हाट इज़ दिस इज़ मिसएंथ्रोपी। तो अब वो चीज़ उसने दिखाना चाहिए। असल में वो हमें लेकर जा रहा है कि पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ इंसान, और उसके बाद वो उसके हमें उसकी अंदर की जो अगलीनेस है, जो उसके अंदर का हमें है इंसान है, वो हमें दिखा रहा है। तो और इसको लोगों ने मिसएंथ्रोपी कह दिया। और मिसएंथ्रोपी जो है इट विल कंटिन्यू टिल इट इज़ एक्टिवेटेड इन द लास्ट आइलैंड। जो इसके बाद जो पार्ट 4 हमारा होगा, तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा एग्रवेट कर जाएगा मिसएंथ्रोपी कि हमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली जो हैं वो चेंज फेसेस के साथ मिलेंगे, चेंज शेप्स के साथ मिलेंगे। जी, अभी एक और चीज़ जो है हमने पॉइंट जो है वो नोट करना है, और वो क्या है? Their clothes be decorated with shapes of geometric figures, heavenly bodies and musical instruments. अब जी ये सब चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ें शो करती हैं जो सुपरस्टिशंस होती हैं उनको भी। दूसरा, वो लोग जितना उनका कंसर्न किस चीज़ के साथ है, हमें ये सारे कंसर्न्स भी दिखा रहे हैं। ये सारे स्विफ्ट का स्टाइल भी चल रहा है साथ साथ में। अब ये देखिए कि पहले वो ट्रिवियल मैटर्स को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। बिग एंडियंस, आपको याद होंगे जो लिटिल एंडियंस और बिग एंडियंस थे, तो वो सब चीज़ें थी, वो उसके मैटर्स थे, बहुत छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद रॉब डिग्नेक में आगे वहाँ पर और तरह के मैटर्स आ गए थे। तो अभी ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट करता है राइटर, और अब यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि उनका एक्सट्रीम मतलब हर चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए उसमें। तो ये बैलेंस नहीं है, यानी कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम उनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स कि उसकी उन्होंने इतने ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो अपने कपड़ों के ऊपर बना ली हैं। और जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। उनकी भी जो शेप्स हैं, ये सुपरस्टिशन से भी इसका थोड़ा ताल्लुक़ है, हेवनली बॉडीज़ का। और दूसरा ये कि वो इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि उनके पास हेवनली बॉडीज़ की तस्वीरें बहुत सारी हैं, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, प्लैनेट्स, ये वो सब चीज़ें। एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है जी। उसके बाद ये सब चीज़ें तो अलहदा हैं, लेकिन अब गलिवर ने क्या देखा कि वो सारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इन एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशंस। अल्लाह जाने क्या सोचते रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी ऐसी सोच है कि कोई ऐसी पुख्ता चीज़ नहीं, जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, वो इन्हीं के होने हैं, वो एक रियलिटी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्या सोचते चले जाते हैं। आप पूछें अच्छा पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। तो वो ऐसी मेडिटेशंस उनकी हैं जिसमें हर वक्त वो एब्जॉर्ब रहते हैं
एंड दे हैड सर्वेंट्स कॉल्ड फ्लैपर्स, और उन्होंने साथ में सर्वेंट्स रखे हुए हैं जिनको फ्लैपर्स कहा जाता है। उनको फ्लैपर्स क्यों कहा जाता है? हु अफेक्टेड देम हैविली टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम स्पेकुलेशन टू कन्वर्जेशन विच वॉज कैरिंग ऑन। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अपने फ्रेंड को एकदम से उसकी कमर के ऊपर ज़ोर सा एक मुक्का मार के उसे कहते हैं होश में आओ, इधर तुम्हारा ध्यान की तरह मेरी बात सुनो। तो बिल्कुल उसी तरह से जो फ्लैपर्स हैं उनका काम ये है कि ये अपना जो इनका जो मालिक है, जो इनका ऑनर है, उसके मुंह के ऊपर, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो मुंह के ऊपर उसको झंझोड़ देते हैं कि भाई उठ जो, होश किधर है। तो अपनी आप तो बातें कर रहे थे इसके मुतालिक, यानी आप बातें कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है वो हो जाना चाहिए है, और अचानक से आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशंस में चले जाते हैं। तो आपके जो फ्लैपर्स हैं वो फौरी तौर पर आपके मुंह के ऊपर ज़ोरदार से हिलाते हैं और कहते हैं कि देखें मोहतरमा, आप ये देख लीजिए आपका सिलेबस है, आप ये पढ़ रहे थे। तो लिहाजा पढ़ते पढ़ते जो आप सोच से इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको जगाने के लिए इसका मतलब है फ्लैपर्स को आना चाहिए है जी। अब क्योंकि वो बातें करते करते भी स्पेकुलेशंस में चले जाते थे, ख्यालात में चले जाते थे। उसके बाद है जी टेकन टू द किंग। गलिवर को एक मरतबा फिर से किंग के सामने इसकी पेशी हुई है। हु वाज सराउंडेड बाय हीप ऑफ मैथमेटिकल बुक्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके इर्द गिर्द ये इतनी ढेर सारी मैथमेटिकल बुक्स पड़ी हुई थी और बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। और वो क्या कर रहा था, यानी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज होकर, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, एंड बिज़ी इन सॉल्विंग सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी मेडिटेशंस में गया हुआ था। दैट मेड गलिवर वेट फॉर एन आवर, और उसके लिए गलिवर को 1 घंटा पूरा वेट करना पड़ा। जब वो वेट ख़त्म हो गया, गलिवर ट्राई टू कम्युनिकेट बट इन वेन, स्टिल ही वॉज ट्रीटेड हॉस्पिटेबली। अब उसने कोई बातें करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि लैंग्वेज डिफरेंट है इसलिए उसको समझ नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। ये चीज़ जो है, आप अगर सोचें तो दिस इज़ द प्रिमिटिव क्वालिटी, कि जिसमें आप एक दूसरे की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी, फूड वॉज ऑल्सो कट इन ज्योमेट्रिकल सिम्बल्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिन दे वर सो ऑब्सेस्ड कि उन्होंने अपना जो खाना था, कपड़ों के ऊपर तो तस्वीरें बना ली, लेकिन उन्होंने खाने जो हैं वो भी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स में ही उन्होंने काटे हुए थे, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स में उन्होंने खाने काटे हुए थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की शेप्स में काटे हुए थे। यानी कि आप तो वो बनाते हैं ना, हम समटाइम्स आपने स्क्वायर तो बना लिया आपने केक, लेकिन कभी आपका दिल किया आपने ट्रायंगल बना लिया, रोटी आपने कभी बना लिया आपने रेक्टेंगल बना लिया। तो वैसे जो पहली बार बनाएगा तो रेक्टेंगल ही बनाएगा या स्टार शेप बनाएगा। तो वो जो थे वो तो ख़ुद से बनाते थे, कॉन्शियसली जो है वो इस शेप्स में बनाते थे। ट्यूटर वॉज अरेंज टू टीच गलिवर द लैंग्वेज इन्वॉल्विंग इंस्ट्रक्शंस एम्फसाइजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड म्यूज़िक। अब ट्यूटर को अरेंज किया गया कि वह गलिवर को उनकी लैंग्वेज सिखाए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ना सिखाए, एम्फसाइज़ करे वो मैथमेटिक्स पे, साइंस एंड म्यूज़िक, यानी ये तीनों चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ा के उसको भेजे। तो फिर क्या ख्याल है कि आपको भी लिप्यूटा भेज दिया जाए ताकि आप वहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और म्यूज़िक में अच्छे से होकर आएँ। A tailor was appointed to stitch his clothes, but instead of taking measurements with a measuring tape, बिल्कुल आज जैसे आप लोग अभी ईद आने वाली है और आप उसके लिए अपने कपड़े स्टिच अप करेंगे, तो टेलर जो होता है वो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मेजरिंग टेप से ली जाती हैं। लेकिन उसने क्या किया, ही यूज़ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसने मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, और वो भी कौन से वाले, यूज़ इन मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो ऊंचाइयां नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो वाले मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसने यूज़ किए थे। और गलिवर उस वक्त यकीनन इम्प्रेस हुआ होगा, लेकिन बाद में जब कपड़े सिल कर आई, हिज ड्रेस वॉज इल फिटिंग, उसको बिल्कुल भी ठीक से नहीं आया। किंग ऑर्डर टू गो टूवर्ड्स लैगडो द कैपिटल। अब उसके बाद अचानक से किंग जो है वो कहता है जी चलें जी कैपिटल चलते हैं। तो उनका जो कैपिटल है उसका नाम है लैगडो। ऑन रीचिंग देयर 3 hours म्यूज़िक कॉन्सर्ट गिवन टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। जब लैगडो पहुंच गए हैं तो वहाँ पर पहुँचने पर पहले उनसे कोई भी बातचीत करने से पहले 3 घंटे का वहाँ पर म्यूज़िक बजाया गया, म्यूज़िक प्रोग्राम हुआ, गाने गाए गए और डिफरेंट जो भी कुछ उनका था म्यूज़िक में वो उन्होंने किया।
और वो इसलिए किया क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं लेगाटो के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो यहाँ पर किंग ये आइलैंड को उठाकर यहाँ पर लेकर आए तो पहले वो हमें म्यूज़िक सुनाएं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं म्यूज़िक सुनाना, इसलिए वो म्यूज़िक उसको खुश करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए म्यूज़िक बजाते हैं। उसके बाद जो भी कोई उनकी पटिशन्स हैं, कोई रिक्वेस्ट हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं, दे टाइड देयर पटिशन्स टू स्ट्रिंग्स, तो उन्होंने उनको रस्सियों के साथ बांध दिया, जो धागे लटके हुए हैं उसके ऊपर से, उनके साथ वो बांध दिया। देयर हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड सिमेट्रिकल एंड केयरलेसली। और उनके जब घरों का जायज़ा लिया है गलिवर ने, तो उस टाइम ने फाइंडिंग्स बताएंगे जो घर थे वो भी बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बने हुए थे, यानी कि जैसे हमारी गर्दन जो है वो 90 के एंगल पर है और हम इधर उधर दूसरे एंगल्स पे घुमा लेते हैं, तो इट शोज़ कि उनका जो गर्दन है वो घूम नहीं सकती है, वो एक एंगल पर लगी हुई है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे घर हैं वो बड़े सिमेट्रिकल से बड़े खूबसूरत हैं, और उनके जो घर हैं वो बड़े ही एसिमेट्रिकल, बिल्कुल उनके अपने चेहरों की तरह ही होंगे, यकीनन कहीं से इधर को झुके हुए, कहीं से उधर को उठे हुए, अजीबोगरीब उनके एंगल्स पे, और बड़े केयरलेसली बनाए गए थे। ये उसका अपना ख्याल था कि चूँकि वो इस तरह से एसिमेट्रिकल है, इसका मतलब है उसको केयरलेसली बनाया गया है। लिविंग अ लाइफ इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ मिसहैप्स फ्रॉम द सन इन हेवनली बॉडीज़। अब ये गलिवर ने उनके बारे में बताया कि ये जो लोग थे लैप्यूटा के, ये लोग मुस्तकिल तौर पर एक फ़ियर में थे, और वो फ़ियर क्या था कि सूरज हमसे नाराज़ हो जाएगा या हेवनली बॉडीज़ की वजह से हमें कुछ नुकसान पहुंच जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि नो डाउट कि इतने ज़्यादा एडवांस, उनकी एडवांसमेंट हमें आगे जाकर भी पता चलेगी, वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी सुपरस्टिशंस का ये आलम है कि उनको डर लगता है कि सूरज या हेवनली बॉडीज़ की वजह से उनको कुछ हो ना जाए। Their wives were having relationships with visitors and they had no time to pay heed। और गलिवर वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जी उनके जो बीवियाँ थी उनके विजिटर्स के साथ रिलेशनशिप्स थे, और इसकी वजह से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी तरफ ध्यान ही नहीं था। दे वर टू मच बिजी इन देयर meditations and solving their problems that they do not pay heed to it। किंग वॉन्टेड टू नो अबाउट मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि किंग जो है, जिस तरह से ब्रॉबडिंगनेक का जो किंग था, उसने स्पेशली बुलाकर गलिवर को सुना था कि जी मुझे बताओ कि इंग्लैंड में क्या कुछ होता है। तो जब अब गलिवर को इस किंग ने भी बुलाया और उसे कहा जी मुझे बताओ इंग्लैंड के जो मैनर्स और कस्टम्स हैं उनके बारे में, लेकिन उसका मेन कंसर्न क्या था, मेनली कंसर्न विद एडवांसमेंट ऑफ द साइंस। तो ये पूछना चाहता था साइंस में भाई साहब आपने कितनी तरक्की की है, तो ये पूछना चाहता था। नाउ चैप्टर नंबर 3 इज़ देयर which says Gulliver went to visit the island along with his tutor। अब उसने कहा अपने ट्यूटर से कि जी मैं आपका मुल्क की सैर करना चाहता हूँ। उसको ले गया सैर करने के लिए। अब सैर करने के बाद हमें गलिवर बता रहा है कि जी जो आइलैंड है जिसके ऊपर वो इसे चढ़ा हुआ है, दैट इज़ अ सर्कुलर मास विद एन एरिया ऑफ 10,000 एकर्स। वो 10,000 एकड़ का एक एरिया है, सर्कुलर शेप में है। At the center of the astronomer's cave containing a gigantic magnet due to which they were able to move the island। अब वो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में एस्ट्रोनमर्स केव है, एक गार है एस्ट्रोनमर का, और उसके अंदर एक बहुत पावरफुल सा मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो आइलैंड को मूव कर सकते हैं। और ये हम सबको पता है कि हमारी जो वर्ल्ड है, हो सकता है उसने इसमें किसी चीज़ को सिंबलाइज़ करना चाहा हो, और हो सकता है कि उसने हमारी अर्थ को भी सिंबलाइज़ करना चाहा हो, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक सर्कुलर मास है, और उसका भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब साइंस स्टूडेंट्स को पता है कि बिल्कुल उसके सेंटर में है। और हमें ये पता है कि जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें ये पता है कि वहाँ पर कोई परिंदा ऊपर से नहीं उड़ सकता, कोई जहाज़ उसके ऊपर से नहीं गुज़र सकता, इसलिए कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसने ये बताया कि जी जो भी आइलैंड की मूवमेंट थी वो यहीं से होती थी जी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिस तरह से भी वो कर सकते थे, बट हायर अप टू 4 माइल्स ओनली। लेकिन अगर वो ऊपर जाना चाहते थे तो वो सिर्फ 4 माइल्स तक जा सकते थे। आपको ये पता है कि जो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इससे ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देती थी, और जो कुछ भी ये मूवमेंट्स होती थी, दीज वर
ऑर्डर्ड बाई किंग, सिर्फ किंग ही उसको ऑर्डर कर सकता था. More advanced than European astronomers since they had already observed thousands of stars, 2 satellites of Mars and 93 comets. अब देख लीजिए बात सेट नहीं होती है यहाँ पर. असल में सटायर करना चाहता है इस वेब के. देखिए कि एक तरफ इतने एडवांस्ड हैं कि वो यूरोप से भी आगे निकल गए, यूरोप के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनसे भी आगे निकल गए. उन्होंने कितने 1000 स्टार्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए हुए हैं. मार्स के 2 सैटेलाइट्स उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं और 93 कॉमेट्स उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं. ये भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं. यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर कर ली. इसके बावजूद उनको डर लगता है. तो इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग, कि जब उनको जितना ज़्यादा पता चलता चला जा रहा है हेवनली बॉडीज़ के बारे में, उतना ही उनका जो फ़ियर है वो ज़्यादा होता चला जा रहा है उनके बारे में. क्योंकि उनको उसके बारे में, जैसे हमने डाइंग सन में पढ़ा था कि जिस ज़मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी सब चीज़ों के साथ या यूनिवर्स के साथ, तो हमें उस वक्त हम बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल हो जाते हैं. बिकॉज़ हमारी जो ज़मीन है वो बाकी सब के मुकाबले में बहुत छोटी है. तो उसकी वजह से भी ये उस फियर में हो सकते हैं. किंग वॉज रूलिंग ब्रूटली इन अ न्यू वे टू कंट्रोल हिज मासेस. अब किंग जो है वो बड़ा ही ज़ालिम आदमी है जी. वो अपनी मासेस को कंट्रोल करना चाहता है, डिक्टेटर है. और वो किस तरह से मासेस को कंट्रोल करता है जी? कीपिंग द आइलैंड राइट अबव देम टू डिप्राइव देम फ्रॉम सनशाइन एंड रेन. कि जो बिल उसको तंग करते थे, बिल नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे या उसकी बात नहीं मानते थे, वो अपना वो जो ये घूमने फिरने वाला आइलैंड है ना लप्यूटा, उसको ले जाके बिल्कुल उनके, आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर जो आइलैंड है उसके ऊपर ब्लेस्ड पीपल रहते हैं, बाकी सारे नीचे ज़मीन पर ही रहते हैं. और ये बादशाह जो है ना, ये बादशाह साहब ये उस आइलैंड के ऊपर बैठ के घूमते फिरते रहते हैं, सैर करते रहते हैं, झूले लेते रहते हैं दूसरे वर्ड्स में. तो अब वो जब कोई तंग करता है तो बादशाह साहब अपना आइलैंड ले के उठा के दौड़ा के बल्कि उड़ा के उसके ऊपर ले जाते हैं और उसके ऊपर खड़ा कर लेते हैं. उसकी वजह से ना तो उन तक कोई सनशाइन पहुंच सकती है, ना उन तक बारिश पहुंच सकती है. तो उनको कहता है कि अब करोगे ऐसे, अब मेरी बात मानोगे ना. और फिर या फिर उनको ये भी जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था तो कहता था ऊपर से इनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी जाए. तो इस किस्म के जो हैं वो ऑर्डर्स पास करता था जी आपका जो किंग है जी. उसके बाद इनहाबिटेंट्स ऑफ लिंडालिनो हैड फाउंड अ न्यू वे टू अवॉइड किंग्स ब्रूटल एक्ट्स. अब जी लिंडालिनो जो है इसके इनहाबिटेंट्स, उन्होंने एक नया तरीका निकाला. उन्होंने कहा अच्छा, यानी कि बादशाह साहब अगर शेर हैं तो जो लिंडालिनो के जो इनहाबिटेंट्स हैं वो सवा शेर हैं. उन्होंने क्या किया? दे हैड बिल्ट 4 ह्यूज टावर्स द कॉर्नर ऑफ द सिटी. उन्होंने अपने जो शहर के कॉर्नर है वहाँ पे 4 बड़े बड़े टावर्स उन्होंने खड़े कर लिए. अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा सोमनाथ का मंदिर जो है वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि उसके जो साइड पर जो पिलर्स थे उनके अंदर बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स थे, जिसकी वजह से वो तोड़ी नहीं जा सकती थी. उसकी दीवारें, उनको तोड़ा नहीं जा सकता उन पिलर्स को, उन मैग्नेट्स की वजह से. अच्छा, हम आगे चलते हैं जी. विच माइट मेक द आइलैंड क्रैश टूवर्ड्स पॉइंटेड रॉक. और वो जो मैग्नेट्स उसके अंदर लगे हुए थे, अब वो जब उनके ऊपर उड़ता हुआ वो आइलैंड आता था तो वो मैग्नेट, आपको पता है कि वो उसमें समटाइम्स जो होते हैं कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आर्टिफिशियली उसमें करंट चलाकर उसका जो मैग्नेटिज्म फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको उसमें क्रिएट किया जाता है. तो ये भी कुछ किंग को इसी तरह से तंग करते थे कि अच्छा इधर आओ. जब बाकी जगहों पर तो बादशाह जाकर इसी तरह करता था, मैं लगाऊँ गिराने तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर आइलैंड गिरा दूंगा, तुम्हारे ऊपर पत्थर गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. और यहाँ पर आकर बादशाह साहब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कहते थे कि अच्छा इधर आए ज़रा. वो क्या करते थे कि वो जब अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड जब एक्टिवेट होगी तो वो जो बादशाह का जो आइलैंड है वो जाकर ये जो उन्होंने रॉक्स हैं, उनके जो पॉइंटेड रॉक्स हैं, उनमें जाकर क्रैश हो जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. इसलिए क्या होता था कि बादशाह इधर का रुख ही नहीं करता था. दिस कॉज द अथॉरिटी ऑफ द किंग टू हेल्पलेसनेस, सो ही केम टू टर्म्स. अब क्या हुआ कि बादशाह जो है वो उसकी वजह से बिल्कुल हेल्पलेस हो गया और उसने कहा अच्छा चलो आओ डील कर लेते हैं. तो फिर उसने डील कर ली. Ironic element that shows that ruler only rules one who wants to be ruled. अब इसमें जो स्विफ्ट है वो ये बताना चाहता है कि जी रूलर सिर्फ उसी को रूल करता है, सिर्फ उसी को डिक्टेट करता है जो उसकी बात मानता है, जो चाहता है कि उस पर रूल किया जाए. जो रूल नहीं करना चाहता, जो नहीं चाहता कि उसके ऊपर रूल किया जाए, वो कभी भी किसी की बात में नहीं आ सकता है. सो पावर अगेंस्ट द रूलिंग पावर में हेल्प द मासेस गेटिंग देयर राइट्स. अगर जो आपकी रूलिंग पावर है वो जस्टिस नहीं करती है, आपको राइट्स नहीं देती है, उस सूरत में अगर आप पावर शो करते हैं
तो आप अपने राइट्स को हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा स्विफ्ट ने इस तरह से कहने की कोशिश की है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंडलिनो, जो इसके इनहाबिटेंट्स हैं उनके बातों के ज़रिए से। नेक्स्ट कम्स स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 सेज दैट गलिवर डिज़ायर टू विजिट द लॉर्ड सेट ऑफ बैलनी बर्बी। अब उसके बाद गलिवर को अचानक दिल में ख्याल है कि जो वो वाला है ना जी, वहाँ पर उस स्टेट पर जाऊँ, उस लैंड पर जाऊँ, मैं उसको भी विज़िट करके आऊँ। और उसने अपने जो एक फ्रेंड था उसके साथ बात की और वहाँ पर जब पहुँच गया, बैलनी बारबी में पहुँच गया, और वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं दे वर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इन मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक। वो लोग बेचारे बड़े ही परेशान हाल थे। वो बहुत ही नालायक बच्चे थे, उनको मैथमेटिक्स भी नहीं आता था और म्यूज़िक भी नहीं आता था। गलिवर ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड अ कोर्टियर। अब जो इसने अपने फ्रेंड के साथ बात की, उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक ख़त दूंगा, चुप करके वहाँ जाके उसका जो लॉर्ड है उसको दे देना। और वो कौन था? लॉर्ड मनोडी, हु टुक हिम टू विजिट द सिटी। उसने कहा अच्छा तो मेरे दोस्त की तरफ से आओ, मैं तुम्हें शहर की सैर कराता हूँ। अब उसने जब सैर कराई तो गलिवर को पता चला कि देयर सॉइल अनहैप्पीली कल्टिवेटेड, उसको अच्छे तरीके से कल्टिवेट नहीं किया जा रहा था। हाउसेस पुअरली डिज़ाइंड, हाउसेस जो थे वो भी कोई अच्छे डिज़ाइन नहीं किए गए थे। मिजरेबल पीपल, लोगों की हालत भी बहुत ख़राब थी। मनोडीज स्टेट सीम्ड वेल मैनेज एंड प्रॉस्परस। अब वो जो बैलनी बारबी की स्टेट थी उसके अंदर कुछ स्टेट्स थी, यानी कि जैसे काउंसलर्स होते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसे ही थे। तो जो मनोडी का जो एरिया था वो बड़ा वेल मैनेज और प्रॉस्परस लग रहा था, जबकि बाकी हमने पीछे बात की कि बड़े मिजरेबल लोग थे, मिजरेबल स्टेट था उनका। तो रीज़न एक्सप्लेन, अब उसने मनोडी ने उसको ये बताया कि ये वजह क्या है। दैट सम पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स वेंट टू लेप्यूटा, कि जो बैलनी बारबी के जो सारी स्टेट्स हैं, यानी सारे काउंसलर्स जो हैं वो लेप्यूटा गए। और जब वहाँ से वापस आए, केम बैक विद न्यू आइडियाज़ ऑफ ऑल सोर्ट्स, तो वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स और ये वो सब चीज़ें देखी, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी, वो सब कुछ देख कर आए। उन्होंने कहा अच्छा वो तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गए हैं, तो हम भी उसी तरह से फैशनेबल हो जाते हैं। दे अप्लाइड दो इनकम्प्लीट, उन्होंने सारे के सारे आइडियाज़ अप्लाई कर दिए लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके हैं। ओनली सम इंक्लूडिंग मनोडी स्टक टू ओल्ड ट्रेडिशंस। अब कुछ काउंसलर्स ने कहा नहीं नहीं, हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे, जिनमें से एक मनोडी भी था जो अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा रहा। तो उस पे हमें पता चला कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहे हैं वो वेल मैनेज्ड हैं और प्रॉस्परस हैं। तो यहाँ पर स्विफ्ट क्रिटिसाइज द डिनाइल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड रैपिड रश टूवर्ड्स न्यूनेस। उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि जी न्यूनेस की तरफ या मॉडर्निज़म की तरफ या एडवांसमेंट की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को डिनाई कर दें या उनको ख़त्म कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 to 4। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर कल करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।